तो आज हम लोग जानेंगे भारत के इतिहास के बारे में कि आखिर भारत की इस धरती पर सभ्यता की शुरुआत कब से हुई। कौन थे वो पहले इंसान जो भारत की इस धरती पर आए थे, और जानेंगे कैसे अलग अलग राजा आते रहे, कैसे भारत में हिंदू धर्म आया, कैसे भारत में इस्लाम धर्म आया। और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि भारत में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कब शुरू हुई। तो आज हम लोग ले चलेंगे आपको एक अद्भुत सफ़र पे जो भारत के इतिहास को सामने लाता है। ये कहानी है दुनिया के सबसे प्राचीन देश की, जो कि दुनिया की सबसे पहली सभ्यताओं में से एक था और आज भी अपनी संस्कृति और विरासत से दुनिया भर को प्रभावित कर रहा है। इस कहानी में कुछ ऐसे युग हैं जो भारत को अलग अलग रंगों से भर देते हैं। यहाँ की धरती पर आए पहले मानव से लेकर के नए भारत के निर्माण तक का अनोखा सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को उस वक्त से जब पहली बार मानव ने इस धरती पर कदम रखे। भारत की कहानी शुरू होती है लगभग 70,000 BCE में, जब पहली बार होमो सेपियंस यानी कि इंसान अफ्रीका से माइग्रेट करके इस धरती पर आए। भारत की इस धरती पर पहली बार उस समय नियोलिथिक पत्थरों का आविष्कार हुआ। ये वो टूल्स हैं जिन्हें मानव ने अपने आप को सुरक्षित और जीवित रखने के लिए बनाए थे। यहाँ भारत के कुछ प्राचीन अवशेष मिलते हैं, जिसमें हथनौड़ा और भीमबेटका केव्स की पेंटिंग्स भी शामिल हैं, जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि उस वक्त के भारत के लोग चित्रकला से अपने जीवन का प्रमाण देते थे। 10,000 BCE में एक नए युग का आरंभ होता है। कृषि क्रांति यानी कि सबसे पहला एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इसी युग में आता है। उस वक्त वहाँ के लोगों ने खेती और पशुपालन चालू कर दिया था और मेघरय जैसे गांव बनाए, जो कि सबसे पहले जाने माने और सेटल्ड गांव में से एक है। ये लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे और इसी समय भारत में सबसे पहली बार मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट का आविष्कार हुआ। इनके रहने का तरीका और जीन्स का विकास प्राचीन संस्कृति का अनुभव देने लगा। आज भी मेघरय को भारत के सबसे पुराने सेटलमेंट्स का प्रमाण माना जाता है। और फिर आती है भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि इंडस वैली के किनारे बसी हुई थी। इन लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड शहर बसाए और एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम का आविष्कार किया। ये पूरी की पूरी दुनिया में अपने समय में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन ने मीज़र और वेट का भी आविष्कार किया, जो कि ट्रेडिंग करने में काम आते थे। मगर इनकी लिखी हुई भाषा, जो कि यह इंडस स्क्रिप्ट, वो आज भी रहस्य बनी हुई है। ये सिविलाइजेशन ट्रेड करने के लिए अपने से दूर के देशों से भी जुड़ी हुई थी और यहाँ के लोग काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और व्यवस्थित तरीके से रहते थे। पर फिर बाद में धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। इसका रीज़न हमें आज भी नहीं पता है, मगर कई हिस्टोरियंस इसके बारे में कई सारे प्रेडिक्शंस करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भारत में प्रवेश होता है आर्यंस का, जो कि भारत में वैदिक पीरियड का आरंभ करते हैं। ऋग्वेद और सामवेद जैसे एंशिएंट टेक्स्ट का लिखित रूप इसी युग में आया और इन्हीं वेदास ने हिंदू धर्म की नींव को स्थापित किया। वेदों के अंदर मंत्र, देवियों का और रिचुअल्स का वर्णन किया गया है और इसी युग में वैदिक मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी का भी विकास होता है। यहाँ के लोगों ने पूजा और यज्ञ का महत्व समझा और प्रथाएं बनाई, जो कि भारत के भविष्य के लिए मार्ग प्रतिष्ठित करते हैं। भारत में वैदिक पीरियड के बाद महाजनपदास का उदय होता है। इसमें 16 प्रमुख राज्य बने और इसी समय भारत के धर्म और दार्शनिक सोच में एक नया मोड़ आता है और यहीं से उदय होता है 2 धर्मों का, जिसका नाम है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। गौतम बुद्ध और महावीरा ने लोगों को अहिंसा और कर्म का संदेश दिया और भारत में आत्मिक शांति और धर्म का प्रभाव फैला। बुद्धिस्ट संघास और जैन मोनेस्ट्रीज इसी समय पर स्थापित हुई, जो कि भारत की सबसे पहली मोनेस्टिक सिस्टम मानी जाती है। और फिर 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत का सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित होता है, जिसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन एम्पायर हिंदू धर्म को फॉलो करता था, मगर फिर द ग्रेट अशोका ने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया और इसके संदेश को दुनिया भर में फैलाया। उनका धम्मा चक्र तो भारत के फ्लैग में आज भी दर्शाता है। अशोका के पीरियड में भारत में मोरालिटी और एजुकेशन का प्रचार हुआ
और उनके स्टूपास और पिलर्स भारत की अद्भुत शिल्प और संस्कृति का प्रतीक हैं। और इसी दौर में तमिलिकम के राज्य जैसे कि चोलास, चेरास और पांड्यास दक्षिण भारत में अपनी कला और साहित्य का विकास करते हैं। संगम लिटरेचर इसी युग में लिखा गया जो कि तमिल भाषा और उनके साहित्य को समृद्ध बनाता है। दक्षिण भारत में ये वो समय था जब मैरीटाइम ट्रेड ने श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक अपना प्रभाव बनाया। यहाँ के लोगों ने कई सारे टेम्पल्स और शिल्प कला का निर्माण किया जो आज भी दक्षिण भारत की शान है। गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में भारत ने कई सारे विशेष आविष्कार किए। आर्यभट्ट ने सबसे पहली बार यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी में कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए और मैथमेटिक्स में ज़ीरो का आविष्कार किया जो कि दुनिया भर की मैथमेटिक्स का एक मूल आधार बना। और इसी युग में कामसूत्र और आयुर्वेदा जैसे ग्रंथ लिखे गए। और इसी युग में इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर अपनी पीक पर था। गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड के समय कलात्मक और साइंटिफिक विकास भारत का गौरव बन गया। इसके बाद भारत में कई सारी छोटी छोटी रीजनल डायनेस्टीज़ का विकास हुआ। चालुक्यास, पल्लवास, राष्ट्रकूटास जैसी डायनेस्टीज़ दक्षिण भारत में अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे। ये वो दौर था जब भारत में यूनिक टेम्पल आर्किटेक्चर्स जैसे कि एलोरा और अजंता बनाए गए थे। इन राज्यों में एजुकेशन और आर्ट का विकास किया गया और ये टेम्पल्स आज भी भारत के इतिहास का एक अनमोल हिस्सा हैं। फिर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भारत में सबसे पहली बार दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और तभी भारत में एक नए सांस्कृतिक युग की शुरुआत होती है। इसी के साथ भारत में सबसे पहली बार इस्लाम धर्म प्रवेश करता है। इसी दौर में पर्शियन आर्ट और इस्लामिक आर्ट ने भारत में नए रंग भर दिए और उर्दू भाषा का जन्म भी इसी युग में होता है। सल्तनत के युग में भारत में कंपोजिट कल्चर और आर्किटेक्चरल ब्यूटी का निर्माण हुआ जो कि ताजमहल तक पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में विजयनगर एम्पायर एक समृद्ध साम्राज्य था जिसमें आर्ट्स और लिटरेचर का विकास हुआ। हम्पी जैसे मॉन्यूमेंट और कर्नाटक के संगीत के ये स्वर्णिम दौर भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि का प्रतीक था। यहाँ के राज्य ने ट्रेड और कल्चर को आश्रित किया और भारत में इस दौर का महत्व आज भी देखने को मिलता है। उसके बाद 1526 में भारत ने पानीपत की लड़ाई में दिल्ली सल्तनत को हराकर मुगल डायनेस्टी की नींव रखी। मुगल्स के समय भारत में एक नए सांस्कृतिक युग का प्रारंभ हुआ जिसमें पर्शियन और इंडियन आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर का एक अनोखा मेल बनकर तैयार हुआ। अकबर ने भारत में रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल फ्यूज़न को बढ़ावा दिया और सुल-ई-कुल जैसी पॉलिसीज़ से सभी धर्मों को सम्मान दिया। मुग़ल एम्पायर के दौरान भारत में कुछ ऐसे आविष्कार और कलाकांड बने जो आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिसमें ताजमहल, रेड फोर्ट और फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। उस समय भारत एक वेल्दी और कल्चरल सुपर पावर बन चुका था जो कि दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र था। जब मुगल्स कमज़ोर होने लगे तब मराठा और सिख एम्पायर का उदय हुआ। महान शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर को स्थापित किया और वहीं दूसरी तरफ महाराजा रणजीत सिंह ने सिख एम्पायर को मजबूती दी। और यही दोनों डायनेस्टीज़ भारत की वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गए। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड इंटरेस्ट को भारत में अपनी सत्ता बनाने के लिए शुरू किया और यहाँ से शुरू होती है कॉलोनियल रूल की कहानी जो धीरे धीरे भारत को अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तौर पे कब्जे में लेने लगती है। ब्रिटिश ने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया और भारत की इकोनॉमी को अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट किया। इन्हीं के दौर पर रेलवेज़ और टेलीग्राफ का भी प्रारंभ होता है जो कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बदलाव देता है, मगर वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी मजबूती से स्थापित करता है। 1857 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में एक बहुत बड़ा विरोध हुआ जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, टांटिया टोपे और मंगल पांडे जैसे महान वीर इस युद्ध में शामिल होते हैं। हालांकि ये विरोध सफल साबित नहीं होता है, लेकिन ये रिवोल्ट ब्रिटिश क्राउन को ये एहसास दिलाता है कि भारत में उनके रूल के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा है।
इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय अब ब्रिटिश रूल स्थापित होता है। और इसके बाद तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे फ्रीडम फाइटर्स का सफ़र शुरू होता है, जो कि भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। आखिरकार 15 अगस्त 1947 में भारत को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिलती है। लेकिन आज़ादी के बाद भारत के सामने एक नई चुनौती होती है, और वो होती है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। दो अलग राष्ट्र बनने के कारण कई लोगों का पुनर्स्थान होता है। भारत ने अपने नए सफ़र की शुरुआत एक डेमोक्रेसी के रूप में की और 1950 में अपना संविधान लागू किया, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। भारत ने नेहरू के समय में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी निर्माण किया और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी नए कदम उठाए। 21वीं सेंचुरी में भारत ने अपनी ग्रोथ और ग्लोबल स्टेटस को भी बढ़ावा दिया। मार्स मिशन और चंद्रयान जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी एक नया स्थान मिला। भारत ने आईटी इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ग्लोबल लीडर बनकर अपना प्रभाव जमाया। आज भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी और ग्लोबल पावर हाउस के रूप में पूरी दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है, और इसने दुनिया भर में अपने यूनिक कल्चर और टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट को प्रभावित किया है। तो दोस्तों, भारत की ये कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक परंपरा की कहानी है, जो कि हज़ारों सालों से जीवित है। यहाँ के लोगों ने अपने विचारों, अपने आविष्कारों और अपने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से दुनिया को नए मापदंड दिए हैं। ये प्राचीन भारत के आर्यभट्ट और चाणक्य से लेकर के आजकल के डॉक्टर और इंजीनियर्स तक का सफ़र है। भारत की प्रेरणा, उसकी यूनिटी और उसका धैर्य हर एक युग में एक नया रंग लेकर आता है, और आज भी भारत अपनी संस्कृति और विरासत को लेकर नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। तो यही था भारत का सफ़र, एक प्राचीन मिट्टी से लेकर के एक नए और एक वाइब्रेंट भारत तक का सफ़र। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको प्रेरणा देगी और भारत के इतिहास को और गहराई से समझने का एक और अद्भुत मौका देगी। पर तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से नोटिफाई हो जाए।